नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। ज्योग्राफी हमारा चल रहा था, जिसमें पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की गतियों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें पृथ्वी की दो गतियां पड़ी थी। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, और जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। इसका अध्ययन किया था, और साथ ही उपसौर और अपसौर क्या होते हैं उसका भी हमने अध्ययन पिछली कक्षा में किया था। आज पृथ्वी की गतियों से ही संबंधित पृथ्वी की गतियों की और क्या विशेषताएं हैं, उसमें हम रात दिन छोटे बड़े कैसे होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। कि कभी हम देखते हैं कि दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी होती हैं, और कभी रात बहुत लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो यह किस प्रकार से होते हैं उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। हम देखते हैं, हमने अध्ययन किया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन और रात एक समान होते। जितनी अवधि दिन की होती उतनी ही रात की भी होती। और दूसरी बात है कि यदि पृथ्वी सूर्य का चक्कर न लगाती, खाली अपने अक्ष पर ही घूमती और सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, तो क्या होता, एक ध्रुव में बहुत लंबे दिन और रातें छोटी होती और दूसरे ध्रुव में बहुत लंबी रातें और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत-रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों पर विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। विषुवत-रेखीय भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में क्या होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा को प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए विषुवत रेखा पर क्या होता है, हमेशा दिन रात की अवधि एक समान रहती है। अब किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा है उसी को कहते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को यह कह रहा है कि प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। प्रकाश वृत्त क्या करता है, विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है, जिससे क्या होता है, हमेशा दिन रात एक समान होते हैं। यहाँ रात और दिन और रात की जो अवधि होती है वह विषुवत रेखा में हमेशा एक समान होती है। इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी भाग में दिन रात की अवधि एक समान नहीं होती है। अब बात करें कि किस प्रकार से दिन लंबे होते हैं, कब होते हैं। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक की जो अवधि है उसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। 12 घंटे से अधिक के दिन होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। कब, 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य। उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर जो विषुवत रेखा से ऊपर का हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और विषुवत रेखा से नीचे यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक के दिन होंगे 21 मार्च से 23 सितंबर तक। वहीं उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की विपरीत स्थिति होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं। और वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि 12 घंटे से अधिक होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में वहां रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। अब बात करते हैं, यदि हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ते ही जाती है और उत्तरी ध्रुव पर दिन 6 माह का हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर दिन 6 माह का हो जाता है। और वहीं उसी स्थिति में उसी समय, जो यह समय रहेगा 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच का, जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, तब हम दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम आएंगे विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यह दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो यहां रात की अवधि लंबी होगी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचते पहुंचते 6 माह की रात देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार क्या होता है,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। जब उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात होगी, और जब दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होगी। तो इस प्रकार दिन लंबे और छोटे होते हैं। अब बात करते हैं ऋतु परिवर्तन की। तो ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो अनेक अवस्थाएं उसमें आती हैं, जिसमें से 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। 21 जून की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च की स्थिति और 23 सितंबर की स्थिति। 21 जून की स्थिति में क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा में लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क रेखा में लंबवत चमकता है। यहां हम यदि यहां पर सूर्य को देखें, चित्र से इसे समझें, तो यह सूर्य है और यहां हम पृथ्वी को देखते हैं। तो पृथ्वी में 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर की उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है वह होती है मकर रेखा। बीच की होती है विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो 21 जून की स्थिति में यह कह रहा है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। यह स्थिति है 21 जून की। कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी? दिन की अवधि लंबी होगी और रातें छोटी होंगी। और साथ ही यदि कर्क रेखा में लंबवत चमकेगा तो यहां गर्मी भी बढ़ेगी, इसीलिए इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। ग्रीष्म अयनांत 21 जून की स्थिति को कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। और 21 जून का जो दिन होता है, क्योंकि हमने यहां पढ़ा 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच का जो समय होता है वह उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक के क्या होते हैं? दिन होते हैं। तो 21 जून इसी के बीच में आता है। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। वहीं बात करते हैं अब 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर की स्थिति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। 22 दिसंबर में यह कह रहा है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहां भी हम 3 प्रकार से काल्पनिक रेखाएं दर्शाएंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और बीच की विषुवत रेखा। तो यहां क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर की स्थिति जो है तब क्या होगा? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय जाड़े का समय होता है, इसलिए 22 दिसंबर की स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। हमारे यहां उत्तरी गोलार्ध में से शीत अयनांत कहा जाता है। इस प्रकार 22 दिसंबर हुआ। अब हम बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अब देखें 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो क्या होगा? यहां भी हम उसी प्रकार से देखेंगे कि कर्क, मकर और विषुवत रेखा दर्शाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा। विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा। यह है 21 मार्च की स्थिति और यह है 23 सितंबर की स्थिति। तो इन दोनों स्थितियों में सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा। जब विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा तो क्या होगा? अक्षांशों को वह बराबर भागों में बांटेगा। जो अक्षांश हैं, यह रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, इनको बराबर भागों में बांटेगा, जिससे क्या होगा? सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर होगी।
सर्वत्र सभी जगह दिन व रात की अवधि बराबर होती है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसीलिए इसे समरात दिन भी कहा जाता है और साथ ही इसे विषु भी कहा जाता है, विषु या समरात दिन। तो 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु कहते हैं, इसे 21 मार्च की जो स्थिति है उसे बसंत विषु कहते हैं और 23 सितंबर की स्थिति जो है उसे शरद विषु कहते हैं। 23 सितंबर की स्थिति शरद विषु कहलाती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून। यदि उत्तरी गोलार्ध न कहे खाली सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो हमने भारत ध्यान में रखना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो सबसे लंबा दिन जब भारत में होगा उसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा। तो भारत में भी 21 जून को ही सबसे लंबा दिन होगा। वहीं सबसे छोटा दिन यदि पूछता है तो 22 दिसंबर, और दिन और रात की अवधि समान कब होती है पूछता है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि एक समान होती है। अब देखते हैं ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ऋतु परिवर्तन तो हम यहां से 21 मार्च से स्थिति को लेंगे। 21 मार्च से 21 जून के बीच की स्थिति देखें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? बसंत ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। जो लाइन के बाहर की स्थिति है उसे हम उत्तरी गोलार्ध मान रहे हैं और अंदर दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। कब? 21 मार्च से 21 जून तक। और अब बात करें 21 जून से 23 सितंबर तक क्या होगा, कौन सी ऋतु कही जाएगी? तो 21 जून से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून से 23 सितंबर तक। भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां भी ग्रीष्म ऋतु होती है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उसके विपरीत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु इस समय होगी। अब बात करते हैं 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक। तो 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। शरद ऋतु होगी। आप देख सकते हैं यहां जो स्थिति है उसके विपरीत स्थिति यहां देखने को मिलेगी। 21 मार्च से 23 सितंबर तक की जो स्थिति है उसके 21 मार्च से 21 जून तक की जो स्थिति है उसके ठीक विपरीत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की स्थिति होगी। यहां आप देख सकते हैं कि बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां बसंत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होगी। और यहां शरद ऋतु है दक्षिणी गोलार्ध में तो यहां शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि 22 दिसंबर से 21 मार्च तक की स्थिति। तो 22 दिसंबर से 21 मार्च की स्थिति ठीक इसके विपरीत होगी। तो यहां उत्तरी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार से जो 4 स्थितियां आती हैं पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इन 4 स्थितियों में ऋतु परिवर्तन होता है और जिससे दिन की अवधि भी छोटी बड़ी होते जाती है। तो इस प्रकार आज हमने रात दिन कैसे छोटे बड़े होते हैं उसका अध्ययन किया और साथ ही ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसका भी अध्ययन किया। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर पृथ्वी की गतियों से संबंधित कुछ नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।